नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए रुक करते हैं सारा देश 100 खबरों का। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र समिट को हिंदी में संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यूएन में बदलाव पर बल देते हुए कहा कि उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बदलाव की जरूरत है। यही नहीं, पीएम मोदी ने दुनिया को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का भी संदेश दिया। उन्होंने संस्कृत में श्लोक पढ़कर पूरी दुनिया को बताया कि मानव कल्याण में ही दुनिया का कल्याण है। हिंदी में दिए गए भाषण में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए गरीबी से मुक्त विश्व के सपने को साकार करने की बात कही। साथ ही दुनिया को ये भी बता दिया कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए सोचता है। पीएम मोदी के संबोधन में वो पर्यावरण पर भी चिंता जताई और उन्होंने न सिर्फ इस पर चिंता जाहिर की है बल्कि उपायों की तरफ भी इशारा किया। पीएम मोदी ने यूएन में दिए अपने भाषण में भारत में विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने संबोधन में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई। पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के अपने मिशन के तहत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, पीएम ने भूटान के प्रधानमंत्री शोरिंग तोब्गे, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना और साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ये कोशिश जारी है। संयुक्त राष्ट्र संबोधन से पहले पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून से भी मुलाकात की और इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस नाम के खिताब भेंट की। संयुक्त राष्ट्र महासभा महासचिव बान की मून ने मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम यंग किम से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने अमेरिका में रह रहे पाटीदार लोगों से भी मुलाकात की है। मुलाकात में पीएम ने गुजरात में पाटीदारों पर हुए लाठीचार्ज पर दुख जताया और समुदाय के नेताओं को मामले की जांच का भरोसा दिया। उन्होंने मरने वालों को मुआवजा देने की बात कही। मोदी आज G4 समिट में भी हिस्सा लेंगे। इसमें ब्राजील, जर्मनी और जापान अन्य देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर ये बैठक अहम है। गौरतलब है कि जनरल असेंबली ने कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म को लेकर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस मंजूरी को भारत की दावेदारी को मजबूती मिलने के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे ये बैठक है। न्यूयॉर्क में पीएम से तिरंगे पर ऑटोग्राफ लेने को लेकर मशहूर शेफ विकास खन्ना विवादों में है, क्योंकि नियमों के मुताबिक तिरंगे पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। खबरों के मुताबिक सरकार ने उनसे झंडा लिया वापस। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉल्डोर्फ अस्तोरिया होटल में रुके थे। पीएम मोदी ने वहां पर रुकने के चलते होटल की सुरक्षा व्यवस्था काफी चौक चौबंद देखी। न्यूयॉर्क पुलिस होटल में जाने वाले एक आदमी का सघन तलाशी कर रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी शनिवार तक इसी होटल में हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में दुष्प्रचार करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को 2 पत्र लिखते हुए भारत पर आरोप लगाया। अपने दोनों पत्रों में पाकिस्तान ने भारत कश्मीर से जुड़ी LOC पर 197 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने और भारत पर बातचीत न करने को तैयार होने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के आरोपों का भारत ने जोरदार खंडन किया। कहा कि पाकिस्तान के साथ BSF और पाक रेंजर्स स्तर की वार्ता हुई है और भारत सीमा पर कोई दीवार नहीं बना रहा। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार आज से करेंगे अपने चुनावी अभियान की शुरुआत। अब बिहार के समस्तीपुर में करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। जेडीयू के पूर्व विधायक और बीजेपी के उम्मीदवार सतीश यादव ने नीतीश पर हमला बोला। टिकट काटे जाने पर उन्होंने IBN 7 से बातचीत में कहा कि नीतीश ने सत्ता और कुर्सी के लालच में मेरा टिकट काटा। सतीश यादव ने आगे कहा है कि मैं किसी बड़े घराने का नहीं हूं, इसलिए मेरी जगह जेडीयू ने तेजस्वी यादव को टिकट दे दिया, जबकि राबड़ी ने यहां से चुनाव लड़ा था और वो हारी थी। जनता के लिए कुछ नहीं किया है। हालांकि सतीश यादव ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किया है। राघोपुर की जनता उनसे प्यार करती है और उनके पास जनता का साथ है, इसलिए चुनाव में जीत उनकी होगी। उधर आरजेडी सुप्रीमो के बेटे तेजस्वी यादव को भी बिहार में महागठबंधन की जीत का पूरा भरोसा है। IBN 7 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव मोदी का भविष्य तय करेगा। बीजेपी दिल्ली का चुनाव हारी है, बिहार का भी हारेगी। सतीश यादव पर हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा कि वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं और महागठबंधन बिहार चुनाव में किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि यहां पर लोगों के कल्याण के लिए इस गठबंधन को बनाया गया है। पटना में दीनदयाल जयंती कार्यक्रम के दौरान टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में जमकर हंगामा किया। टिकट बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने आपस में धक्का मुक्की की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार का युवा पीएम मोदी के साथ कंप्यूटर का माउस चलाना चाहता है और लालू बिहार के युवा को भैंस पर बैठाना चाहते हैं। बिहार के कटिहार में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2,40,000 रुपए बरामद किए। पुलिस ने जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल की डिक्की से रुपए बरामद किए। पुलिस बरामद रुपयों की जांच कर रही है।
राजस्थान के सबसे बड़े घूसकांड में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर जमकर हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने वसुंधरा सरकार पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरोपी आईएएस अधिकारी अशोक सिंह भी वसुंधरा के करीबी हैं और इस मामले में वसुंधरा को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में नेताओं तक पैसे पहुंचाए गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि खदानों के आवंटन में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। आपको बताते कि घूसकांड के आरोपों में घिरे अशोक सिंह भी गिरफ्तारी के बाद 29 सितंबर तक जेल भेज दिए गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस का आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और वसुंधरा राजे 5 साल तक राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर आई जस्टिस विष्णु सहाय की रिपोर्ट अभी भले ही सार्वजनिक नहीं हुई हो, पर इसे लेकर सियासी दल आपस में भिड़ गए हैं। बीएसपी ने जहां रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है, तो वहीं बीजेपी और एसपी ने एक दूसरे पर तीखे आरोप किए। इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि ये रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगे बीजेपी ने पहले से ही प्लान किए हुए थे और 2017 में बीजेपी इससे भी बड़ा दंगा कराने की योजना में है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ही दंगों के लिए जिम्मेदार है। राणा ने सहाय आयोग की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े करते हुए ये कहा है कि बिना पूछताछ के आखिर किस आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। दिल्ली पुलिस अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दिल्ली पुलिस लगातार सोमनाथ भारती की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि सोमनाथ भारती 5 से भी ज्यादा फोन नंबर बदल चुके हैं। गुरुवार की रात तक उनके फोन की लोकेशन हरियाणा थी। इसके बाद उनकी लोकेशन आगरा और मेरठ थी। लगातार बदलते लोकेशन की वजह से पुलिस को यह भी शक है कि कई भारती का मोबाइल फोन कोई और तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। पुलिस के मुताबिक सोमनाथ भारती ठीक वैसे ही बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि कोई शातिर अपराधी करता है। वहीं शुक्रवार को भी पुलिस भारती की तलाश में उनके घर पहुंची और भारती के पालतू कुत्ते की तबीयत खराब होने की वजह से उसे अपने साथ लेकर आ गई। आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती का बचाव करते हुए कहा कि फिलहाल सोमनाथ को कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया, लिहाजा उन पर कार्रवाई करने का सवाल नहीं बनता। जो भी फैसला करना होगा कोर्ट से दोषी करार होने के बाद ही लिया जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कैग ने डेंगू से बचाव के लिए खर्च किए गए फंड का ऑडिट करने के आदेश दिए हैं। एजेंसी दिल्ली सरकार और दूसरी एजेंसियों के खातों की जांच करेगी। गौरतलब है कि एक दिन पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि उसने डेंगू के बचाव के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एमसीडी से भी मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। शराब पीने की उम्र घटाने के मामले में विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया है। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए ऐसे किसी भी फैसले को खारिज कर दिया। इससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने की वकालत की थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इसका समर्थन करते हुए इसे लोगों का निजी मामला बताया। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को निशाने पर लेते हुए इसकी आलोचना की। दिल्ली सरकार ने इसके पीछे उन राज्यों की दलील दी थी जहां पर शराब पीने के लिए 18 से 21 साल की उम्र के लोगों को कानूनी अधिकार मिला है। दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज ने कंझावाला में डीएम के दफ्तर में हुई मारपीट के मामले में अपने निजी सहायक की गिरफ्तारी को लेकर एलजी नजीब जंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उदित राज ने एलजी के बारे में कहा है कि वो किंग की तरह हैं, उनसे किसी मुद्दे को लेकर बात करो तो बात नहीं करते। वहीं पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने भी उपराज्यपाल पर न मिलने का आरोप लगाया। इंदौर से बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर के विवादित बयान का मुस्लिम संगठनों ने कड़ा विरोध किया। उधर बवाल बढ़ता देख बीजेपी ने उषा ठाकुर के इस बयान से किनारा कर लिया। कल ईद उल जुहा के मौके पर इंदौर की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समाज वाकई में अल्लाह के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं तो अपने बेटों की कुर्बानी क्यों नहीं देते ताकि निरीह जीव के प्राण बच सके। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने रामलीला मैदान कमेटी के मुख्य संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया है। अग्रवाल को दशहरे पर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करना मंजूर नहीं था। कमेटी के अध्यक्ष ओपी कतियाल ने कहा है कि अग्रवाल नहीं चाहते थे कि दशहरे पर मोदी को बुलाया जाए। पिछले साल भी कमेटी ने पीएम को दशहरे पर नहीं बुलाया था और उनकी जगह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुलाया गया था। गुजरात के राजकोट में हुए आर्मी घोटाले में राजकोट क्राइम ब्रांच ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया। इस घोटाले का पर्दाफाश IBN 7 ने ही किया। हमने आपको दिखाया था कि कैसे यहाँ पे 2.5 लाख देकर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सेना में नौकरियां दी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सेना में जाति के आधार पर कोटा फिक्स करने की मांग की है। इंद्रजीत सिंह ने जयपुर में यादव महासभा के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा है कि उन्होंने काफी पहले सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की थी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि यदि यादव संगठित हो जाएं तो यूपी ही नहीं बल्कि MP और गुजरात में भी यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा। हज हादसे में मरने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। मरने वालों में गुजरात के 9, तमिलनाडु और झारखंड के 2 और महाराष्ट्र के 1 हाजी हैं। आपको बता दें कि शैतान को पत्थर मारने के दौरान हुए हादसे में 750 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
मुंबई के सरकारी केईएम अस्पताल के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डेंगू के मरीज की मौत के बाद परिजनों ने केईएम के 3 डॉक्टरों के साथ मारपीट की। इस मारपीट में रेजिडेंट डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर कुशाल और डॉक्टर पुनीत घायल हो गए। मारपीट के बाद मुंबई एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के आह्वान पर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद इस अस्पताल में आने वाले मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि रात में डेंगू से पीड़ित एक बच्चे आईसीयू में जगह नहीं होने के चलते जनरल वार्ड में भर्ती किया गया था, लेकिन सुबह 5 बजे बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की। कल बकरीद की नमाज के बाद श्रीनगर के ईदगाह इलाके में पाकिस्तान और आईएसआई के झंडे लहराए गए। घाटी में भारत विरोधी नारे लगाए गए। पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शन में कई लोग घायल हुए। बीफ बैन के बाद से ही जम्मू कश्मीर में तनाव का माहौल है। दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान का पहला चरण शुक्रवार से शुरू हुआ। पहले चरण के दौरान हर राज्य, शहर और वार्ड स्तर तक नागरिकों की भागीदारी की कोशिश की जा रही है। स्वच्छता अभियान का दूसरा चरण 11 अक्टूबर यानी कि लोकनायक प्रकाश नारायण की जयंती से लेकर 31 अक्टूबर यानी कि सरदार पटेल के जन्मदिवस तक होगा। दूसरे चरण के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम माध्यमों की सफाई का लक्ष्य रखा गया है। तीसरे चरण की अवधि 1 नवंबर से 31 मार्च 2016 तक की होगी। शुक्रवार को नासिक और त्र्यंबकेश्वर कुंभ में आस्था और भक्ति का समागम देखने को मिला। कल त्र्यंबकेश्वर में तीसरे और आखिरी शाही स्नान में संत समुदाय ने मां गोदावरी में आस्था की डुबकी लगाई। सबसे पहले जूना अखाड़े ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रशासन ने दोपहर 12 बजे तक संतों के स्नान का समय रखा था, जिसके बाद आम जन के लिए स्नान की अनुमति दी गई। शुक्रवार को गुड़गांव में विश्व का मशहूर पोर्टर प्राइज दिया गया। 8 संस्थाओं के नुमाइंदों ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर के लिए अपोलो अस्पताल को विशेष मूल्यों को स्थापित करने के लिए डीएचएल को, अनूठे प्रयास के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी को और इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर शिफ्ट के लिए महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस को यहां पर ये सम्मान दिया गया। सोशल प्रोग्रेस के लिए रिलायंस फाउंडेशन को, शेयर्ड वैल्यू क्रिएशन के लिए जैन इमेजिनेशन और जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट इंटीग्रेशन और गवर्नेंस के लिए टाटा पावर को इस पुरस्कार से नवाजा गया। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से रोहित बंसल ने पुरस्कार ग्रहण किया। ये पुरस्कार साल 2015 के लिए दिए गए। पोर्टर प्राइज हर साल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रहे मॉडर्न स्ट्रैटेजी के प्रणोत्ता माने जाने वाले प्रोफेसर एम.ई. पोर्टर के नाम से ये पुरस्कार देता है। दिल्ली के शास्त्री नगर में एक बुजुर्ग दंपति और उसके बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्याकांड के पीछे आपसी रंजिश का शक जताया। हत्यारों ने 7 साल के बुजुर्ग चंदू मल, उनकी पत्नी गुलादेवी और उनके बेटे राकेश की गला रेत कर हत्या कर दी। बुजुर्ग दंपति की लाश तीसरी मंजिल पर मिली, जबकि बेटे की लाश चौथे फ्लोर पर मिली है। पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल करके वारदात की जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक पड़ोसियों ने आखिरी बार दंपति और उसके बेटे को बुधवार शाम को देखा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 9 साल के नाबालिग के साथ 5 आरोपियों ने बलात्कार किया। दिल दहला देने वाली ये खबर फरीदाबाद की है, जहां घर से अपनी मां को खेतों में मिलने निकली मासूम बच्ची को उसके ही पड़ोस में रहने वाले 5 लड़कों ने अपना शिकार बनाया। घटना से गुस्साए लोगों ने एक आरोपी पक्ष के लोगों की जमकर धुनाई की है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खूनी एक्सप्रेसवे के नाम से चर्चित हो रहे यमुना एक्सप्रेसवे ने फिर से 3 लोगों की जान ले ली है। एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली के डाबड़ी में एक महिला को अपनी पड़ोसन के 3.5 साल के बच्चे की हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक झगड़े और जलन की वजह से आरोपी महिला ने पड़ोसन के बच्चे को फुसलाया और उसे सागरपुर ले गई। वहां एक तालाब के किनारे बच्चे पर पत्थर से वार किया और बच्चे को मरा समझकर छोड़कर फरार हो गई। एक राहगीर ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन दादर पर गुरुवार को दिन दहाड़े एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या की गई। लोग तमाशबीन बने रहे। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर 2 लड़कों में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि चाकू निकालकर वार करना शुरू कर दिया। करीब 1.5 मिनट तक वो चाकुओं से वार करता रहा। आसपास से गुजर रहे लोग ये सब तमाशा देखते रहे। रेलवे पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। पंजाब में सरकार की गलती की वजह से बर्बाद हुई कपास की फसल में किसानों के साथ भद्दा मजाक हुआ। सरकार ने मुआवजे के नाम पर किसानों को 149 रुपए का चेक बांटा। ये मुआवजा भी सिर्फ चंद किसानों को ही मिला। मुआवजे का मुद्दा गरमाया तो पंजाब सरकार ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और केंद्र किसानों के लिए पैसे की कोई मदद नहीं कर रहा।
इस साल पंजाब में कपास की ज्यादातर फसल बर्बाद हो चुकी है। अब तक 24 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जिसमें से 7 सिर्फ मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के गृह जिले के हैं। दरअसल सफेद मक्खी नाम से एक कीड़ा है जो कि कपास की फसल को बर्बाद कर देता है। इस कीट से निपटने के लिए सरकार ने कीटनाशक दवा किसानों को खरीदवाई। बाद में पता चला कि यह दवा तो नकली थी, जिसका कोई भी असर इस कीट पर नहीं हुआ। यूपी के फतेहपुर में जिला अस्पताल में खुलेआम चल रहा है मरीजों की जान से खिलवाड़। इमरजेंसी में डॉक्टर की मौजूदगी में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीज को ग्लूकोज की बोतल लगाने का काम ड्राइवर कर रहा है। यूपी के बलिया में शौच के लिए गई एक लड़की से गांव के ही 3 लड़कों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने पीड़ित की मां की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक अभी भी फरार है। पटना में पुलिस की एक विशेष टीम ने छापेमारी कर 700 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाजार में इसकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों युवक नागालैंड के दीमापुर के रहने वाले हैं। उत्तराखंड के मसूरी में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। मसूरी से 15 किलोमीटर दूर एक होटल में महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़ित महिला पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी की है। एमपी में पटेलवाद हादसों के 13 दिन बीत जाने के बाद मुख्य आरोपी राजेंद्र कांसवा अभी तक यहां पर पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। इस हादसे में 90 लोगों की जान जा चुकी है। एमपी के खरगोन में गणपति उत्सव की धूम है। यहां मशहूर गोबर गणेश में मनोकामना मांगने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहां सच्चे दिल से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है और दर्शन मात्र से ही लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद मिलता है। गणपति उत्सव के बीच में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी गुजरात के सूरत में गणपति पंडाल में वो पहुंची और गणपति बप्पा के दर्शन किए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सनसनीखेज दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता को ठुकरा दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। कलर्स चैनल पर आने वाला शो बालिका वधू ने 2000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। ये भारतीय टीवी की पहली ड्रामा सीरीज है जिसने 2000 एपिसोड पूरे किए। ये शो साल 2008 में शुरू हुआ था। कलाकार यामिनी गौतम ने कल मुंबई में रिलायंस डिजिटल स्टोर पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 को लॉन्च किया। भारत में इस फोन की कीमत 53,900 से शुरू है। आज सुबह सुबह मुंबई के दादर में अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने रंजीत स्टूडियो जाकर गणपति बप्पा के दर्शन किए। नंबर 4 पर धोनी के बल्लेबाजी करने के फैसले को टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने एकदम सही बताया। शास्त्री ने कहा कि वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज और कप्तान के तौर पर धोनी का कोई भी सानी नहीं। बीसीसीआई अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर पर्दे के पीछे राजनीति काफी तेज है। पूर्व अध्यक्ष शरद पवार को श्रीनिवासन गुट का समर्थन मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 15 सालों में लगे सबसे अच्छे शतक में भारत की ओर से 2 पारियां चुनी गई हैं। सिडनी में 2004 में सचिन तेंदुलकर की 241 रनों की पारी और सिडनी में ही 2000 में लक्ष्मण की 167 रनों की पारी को लिस्ट में शामिल किया गया है। महिला डबल्स टेनिस में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस का जलवा लगातार बरकरार है। वर्ल्ड नंबर 1 इस जोड़ी ने ग्वांगझो ओपन खिताब के फाइनल में जगह बना ली है।